वेलकम बैक टू अलायंस एएस एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है आपका 4 जुलाई 2022। तो देखिए, आज अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आया था टेक्नोलॉजी एंड पुलिसिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली बात करी गई है कि जो हमारी कन्वेंशनल पुलिस है उसके साथ आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पर करी गई है। तो अगर हम बात करें, इस जो आर्टिकल है उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो हाईलाइट करी गई है प्रॉब्लम बाय द ऑथर, वो है आपकी कस्टोडियल डेथ की। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक केस बहुत फेमस हुआ था तमिलनाडु का, जहाँ पर एक फादर और सन डुओ की डेथ हो गई थी कस्टोडियल वायलेंस की वजह से। तो यहाँ पर कैसे उन्होंने बताया कि अगर हम हाई हैंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें तो कैसे हम ये जो कस्टोडियल डेथ है या कस्टोडियल वायलेंस है इसको रोका जा सकता है। तो ये इसमें बात करी गई है। तो यहाँ पर अगर देखें, सेवरल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट कस्टोडियल डेथ। दिस इंक्लूड बॉडी कैमराज एंड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स। देयर इज नो डाउट दैट द टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अवॉइड पुलिस कस्टोडियल डेथ। यानी कि अगर आप सिंपली बात करें तो फॉर से जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बॉडी कैमराज का, तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है, जब एक पुलिस पर्सोनल अपनी यूनिफॉर्म पहनेगा तो उसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ वो करेगा तो उसकी क्या होगी, बाय द टाइम रिकॉर्डिंग होगी। जैसे आपने देखा होगा इस तरह की कई सारी चीज़ें अगर आप देखें हाई एंड ऑपरेशंस में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर मिलिट्री कोई ऑपरेशन करती है तो वहाँ पर इस तरह की आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। फॉर से अगर आपने उड़ी में देखा होगा तो जब वो ऑपरेशन करते हैं तो वो सारी की सारी लाइव फीड डायरेक्टली आपका सेंट्रल डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपकी यूज़ करी जाएगी पुलिस पर्सोनल्स के साथ। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो पुलिस पर्सोनल की जो एक्टिविटीज़ हैं डे बाय डे आप उनको रेगुलेट कर सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो। सेकंड, अगर कोई वो मिसचीवियस एक्टिविटी में फाउंड होते हैं तो आप उसी समय उनको पिनलाइज भी कर सकते हो और इसके लिए आप पे बाय हैंड एविडेंस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, इसके बाद अगर आप देखें डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, ये कई सारी चीज़ों की तरह आपकी टेक्नोलॉजीज होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप करा सकते हो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग। देखिए, ये कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी आपकी रिसर्च और इनोवेशन के फेज में ही है। अभी इनको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट कुछ जगहों पे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिसर्च के द्वारा ये साबित हुआ है कि ये हाई एंड टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंटली काम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर बात करें ब्रेन मैपिंग, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए, इसमें जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको तो बहुत इजीली ये समझ आएगा, बट अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स बैकग्राउंड का ऐसे देख रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको भी समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के आपके कई सारे पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर फ्रंटल लोब, फिर आप पीछे बात करोगे मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इस तरह के पार्ट्स आपके ब्रेन में होते हैं। तो जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी का जो ट्रेसिंग है वो आपके ब्रेन में होगी ही होगी। बिना ब्रेन में कोई ट्रेस हुए आपकी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या करा जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप लाई डिटेक्टर की बात करें तो लाई डिटेक्टर क्या करता है, आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है या बॉडी की जो पल्स रेट है या उसका आप ये देखिए कि हार्ट बीट, इन सब के बेसिस पे आपका पता लगाता है कि ये इंसान सच बोल रहा है कि झूठ। हालांकि उसको भी आप कई तरीकों से चीट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बनती है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वे आउट निकल जाता है कि जिससे उसे आराम से चीट किया जा सके। बट यहाँ पर अगर आप ब्रेन मैपिंग की बात करें तो ब्रेन मैपिंग में क्या होगा, आपका जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो आपके अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ एरिया एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ को मेजर किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये इस आर्टिकल का बेसिक था। अब जब ये आर्टिकल हमारे सामने आया है तो हम थोड़ा सा इसमें और एक्स्ट्रा चलते हैं। हम बात करेंगे कस्टोडियल वायलेंस की, साथ ही साथ हम बात करेंगे स्मार्ट पुलिसिंग की विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो इसमें हम बात करेंगे वो बात करेंगे कन्वेंशनल पुलिसिंग सिस्टम में अभी क्या दिक्कत है। तो इसमें आपको 3 से 4 टॉपिक एक साथ क्लब मिल जाएंगे। इसमें अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएंगे। सेकंड, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इनको अलग से A4 शीट पेपर में आप इनके नोट्स पर्टिकुलरली बनाते चले, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके फ्यूचर में जब आप अपनी मेंस की तैयारी करेंगे। तो अगर हम बात करें कस्टोडियल वायलेंस तो डाटा देख लेते हैं। डाटा अगर देखिए इंडिया में अगर आपको क्राइम से रिलेटेड डाटा देखना है तो NCRB वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप इनका डाटा कोड करते हैं तो बहुत सही रहेगा आपके मीन्स में। तो अगर आप देखें 2001 से 2018 के बीच में ओनली 26 पुलिसमैन वर कन्विक्टेड ऑफ कस्टोडियल वायलेंस,
जबकि आप देखें 1727 डेथ हुई थी कस्टोडियल वायलेंस में। तो देख रहे हैं आप जो कन्विक्शन रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट अगर आप बात करें, ओनली 4.3% ऑफ द 70 डेथ इन 2018 वर एट्रीब्यूटेड टू इंजरीज ड्यूरिंग द कस्टडी ड्यू टू फिजिकल असॉल्ट बाय पुलिस। यानी कि सिर्फ 2018 की आप बात करें तो अराउंड 70 डेथ आपकी किस चीज़ से हुई थी? इंजरीज की वजह से हुई थी, जो आपको कहाँ पर मिली थी? पुलिस असॉल्ट के द्वारा मिली थी इन कस्टडी। एक्सेप्ट इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नो पुलिसमैन वाज कन्विक्टेड फॉर सच दैट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि सिर्फ इन 4 राज्यों में अभी तक कस्टोडियल वायलेंस के लिए पुलिस वालों को कन्विक्ट किया गया है। इनके अलावा जितने भी बाकी राज्य हैं, अराउंड आपके 24 जितने स्टेट्स हैं, वहाँ पर एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। तो आप खुद देख सकते हैं, डाटा आपको समझा रहा है कि कितनी हार्श कंडीशन है अभी यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम कस्टोडियल दैट मोर देन 2000 ह्यूमन राइट वायलेशन cases were recorded against the police between 2000 to 2018 and 344 policemen were convicted in those cases। तो ये आप देख सकते हैं कि कस्टोडियल वायलेंस तो एक मेजर इशू है ही, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ह्यूमन राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट का वायलेशन, ये भी एक मेजर इशू आपके सामने आ रहा है। देखिए ह्यूमन राइट्स की अगर आप बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप भी किसी ह्यूमंस की बात करें तो ये इंसान को दिए जाते हैं बाय द नेचर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी आपके कई बार क्वेश्चन आए। अब देखते हैं हम रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपका इतना ज़्यादा कस्टोडियल वायलेंस हो पा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर। अगर आप देखें कोई भी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन अगेंस्ट द एंटी टॉर्चर हमारे इंडिया में जो कि पिनलाइज करे कस्टोडियल वायलेंस को अभी तक प्रेजेंट नहीं है। इंडिया में बाय द टाइम व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अभी तक कोई भी एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन ना तो आया है, ना ही अभी प्रोसीडिंग्स में। अगला आप बात करें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर आप बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो इसमें बहुत ही कम ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप देखेंगे जहाँ पर FIR जब लिखी जाती है वहाँ से लेके कन्विक्शन तक का टाइम, सिर्फ जब आप जजमेंट की बात करें वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, जो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है। बाकी अगर आप देखें बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा उनमें क्या होती है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है। और कई बार यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आप बात करेंगे क्या है आपका रीज़न है not adhering to international convention on torture which India has signed but still yet to ratify। अगर आप बात करें इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टॉर्चर को साइन तो किया है बट रिसेंटली अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया। देखिए दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, पहला तो साइन एंड रेटिफिकेशन। देखिए साइन करने की बात आती है तो सिंपली आपने साइन कर दिया उस कन्वेंशन में जाके कि ओके वी आर साइनिंग दिस कन्वेंशन, ठीक है। देन बात आती है रेटिफिकेशन, मतलब उनको अपने लोकल लॉज के साथ फॉलो करना, यानी कि लोकल लॉज को उन रेटिफिकेशंस के हिसाब से या उन कन्वेंशंस के हिसाब से चेंज करके उनको अप्लाई करना। तो इंडिया ने साइन किया है बट दे आर नॉट स्टिल रेटिफाइड। आगे अगर बात करें कुछ एक्सपर्ट्स कुछ इंस्टीट्यूशन ये डिमांड करते हैं कि भैया हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी में भी अगर आप बात करें हाई एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग कर सकते हैं। देखिए अगर आप स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया था बीच में जिसमें कि आपकी बात करी जाएगी। अगर आप देखें स्मार्ट पुलिसिंग के फुल फॉर्म S से सेंसिटिव, M से मोबिलाइज, A से अलर्ट, R से रिस्पॉन्सिवनेस, T से ट्रेन। तो इस तरह की पुलिसिंग की आपकी बात करी जाइए। अगर आप देखें पुलिसिंग टेक्नोलॉजी रिफर टू अ वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी मेथड, जिसमें कि आप यूज़ करते हो डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिससे कि आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव कर सके या आप बात कर सके जो वर्किंग ऑफ द पुलिस है उसको आप इम्प्रूव कर सके। अगर आप UN की बात करें तो UN क्या कहता है, मिनिमम 220 पुलिसमैन आपके पर 1 लाख पीपल पे होने ही चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया हैज़ ओनली 130। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये आप अपने मेंस के आंसर में कभी भी पुलिस के बारे में आए तो ये कोट कर सकते हो कि देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द डिजायर्ड अमाउंट एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द पुलिसमैन। इसको हम बोल सकते हैं अंडर स्टाफ इंडियन पुलिसमैन। इसको आप कैसे कंपनसेट कर सकते हो, अगर आप मान के चलो स्टाफ प्रॉपरली नहीं ला सकते तो आप क्या करा गया है हमारे इंडिया में,
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, इसको बना दिया गया है। या आप देखिए साइबर डोम इनिशिएटिव ऑफ केरला। अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप कन्वेंशनल तरीकों से जाएं तो आपको पुलिस पर्सनल्स के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, बट अगर आप उनकी जगह वही काम आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो वो काम बहुत इजी हो जाएगा और लेस नंबर ऑफ पर्सनल्स भी उन्हें क्या कर पाएंगे, इजीली उससे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आप बात करें एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग। सबसे पहला, दीज टेक्नोलॉजी आर सिटीजन फ्रेंडली। फॉर से अगर अभी आपको FIR लिखवानी है तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है, वहाँ पे जाके उनसे बात करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि FIR आपकी लिख ली जाती है, बट कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस वाले आपको परस्यू करते हैं कि आप आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन आप सेटलमेंट कर लीजिए मीडिएशन के थ्रू, जो कि एक अच्छी बात है अगर हो जाए तो, बट कई बार अगर उसे फोर्सफुली करा जाए तो वो कहीं पे आपके राइट्स का हनन है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं e-FIR। आप ऑनलाइन जाके इन सिस्टम्स के थ्रू आप ऑनलाइन FIR भी फाइल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी रहता है लोगों के लिए जो थोड़ा सा अर्बन कल्चर में रहते हैं, थोड़ा सा बिजी रहते हैं और उन पर इतना टाइम नहीं होता कि वो क्राइम को रिपोर्ट करवा पाएँ। तो वो क्या कर सकते हैं, एक e-FIR कर सकते हैं। इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, जैसे CCTNS अभी मैंने आपको बताया, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। सेकेंड इज इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हेल्प इन प्रिवेंट कस्टोडियल डेथ। ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं आपके, फॉर एग्जांपल इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये आपको सेम मान के चलो केरला पुलिस का एक डाटा है और उत्तराखंड पुलिस को उस डाटा को एक्सेस करना है। तो पहले क्या होता था, यहाँ से एक टीम जाएगी, वो केरला पुलिस से बात करेगी, फिर वहाँ से डाटा लेगी, वहाँ पर तहकीकात करेगी, देन अपनी रिपोर्ट आके यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के सामने सबमिट करेगी। तो ये बेसिक कन्वेंशनल तरीका होता था। बट जब आपका इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा, केरला सिस्टम का जो डाटा होगा, यहाँ से उत्तराखंड पुलिस अपना डाटा मांगेगी और केरला पुलिस वहाँ से उनके सिस्टम जनरेटेड डाटा को इनके सिस्टम में भेज देगी। तो उत्तराखंड की पुलिस यहीं से बैठे बैठे इन लेस टाइम उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट है फास्टर क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। जो मैंने आपको बोला, अगर मान के चलिए सेम सिस्टम को आप लगाइए, कोई केरला का अपराधी है जो कि उत्तराखंड में आ रखा है, तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पर ईजिली हो सकती है कि उस अपराधी के बारे में आपको ईजिली डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए AI का यूज़ करके, सर्विलेंस कैमरा का, फिंगरप्रिंट सिस्टम का यूज़ करके या डिजिटल फुटप्रिंट्स का यूज़ करके आप क्रिमिनल्स को पहचान सकते हो, उनकी लोकेशन आप पता लगा सकते हो, उनकी सोशल नेटवर्किंग मैसेज को आप पता लगा सकते हो और जिससे कि आप क्राइम को रिड्यूस कर सको। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें रिसेंटली बहुत सारे क्राइम्स की जो प्लानिंग होती है वो आप देखोगे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के थ्रू होती है। बेसिकली आपने सुना होगा कहीं भी दंगे होते हैं तो वहाँ पर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप आपके सामने आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, आप इनके थ्रू आराम से पता लगा सकते हो कि ओके क्या एक्टिविटी होने वाली है, किस तरह की एक्टिविटी लोग प्लान कर रहे हैं। ये जो BFS लिखा है यहाँ, इसका मतलब है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम। इसने भी बहुत से क्राइम को सॉल्व करने में आपकी मदद की है। हालांकि इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी उतना एफिशिएंटली नहीं आई है, बट अगर आप बात करें USA की जो मेन एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्होंने बताया है कि ये जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम है इसने कोई भी एरर नहीं दिखाया। ऑफिशियल रिकॉर्ड उनके यही कहते हैं, कोई भी ना तो फॉल्स पॉजिटिव है ना तो फॉल्स नेगेटिव है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करें, ये क्या होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, एनीवन कैन एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन कहीं से भी एनी टाइम। तो ये ट्रांसपेरेंट होगी और एफिशिएंट होगी। ये आपका क्या करेगी, टाइम को रिड्यूस करेगी। चार्जशीट को फाइल करने में बोथ का टाइम, यानी कि जो आपके पुलिस है उनका भी टाइम एंड सेकंड जो आपके नॉर्मल पब्लिक है उनका भी टाइम, दोनों के टाइम को ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगी। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे रिड्यूस कर सकती है, तो एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम से। सेकंड ई-फॉरेंसिक, कोई भी फॉरेंसिक रिपोर्ट होती थी पहले उसको बनने में अराउंड 48 to 72 आवर्स लगते थे इसे जनरेट करने में, बट अब आपको ये आराम से 12 to 24 आवर्स में जनरेट हो जाती है थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। नेक्स्ट इज ई कोड, फोर्थ इज ई प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ई प्रिजन फॉर प्रिजनर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, मेक इंटरोगेशन मच ईजियर एंड रिस्क प्रूफ। देखिए इंटरोगेशन यानी कि ये इंटरोगेशन कहाँ होगी, आपकी कस्टडी में होगी, और यहीं से आपका जो आज का आर्टिकल था उसकी बात होती है कि कस्टोडियल वायलेंस। जब आप यहाँ पर इंटरोगेशन करवाते हैं ह्यूमन के द्वारा या एक आपके पुलिस पर्सनल के द्वारा, तो यहाँ पर क्या चांसेस होते हैं कि वो वायलेंस का तरीका यूज़ करते रहते हैं।
क्योंकि जब कोई भी क्रिमिनल या फॉर से कोई भी जो वहाँ पर एक्यूज्ड है वो अगर उनकी या वो अपने गुनाह को कबूल नहीं करेगा तो वो क्या करते हैं, मोस्टली वायलेंस का यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि हम ह्यूमंस की जगह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रोबोट, क्योंकि रोबोट क्या होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पहचान सकते हैं, उनकी पूरी फंक्शनैलिटी को, जो मैं आपको ब्रेन मैपिंग की बात कर रहा था, इन सब को पकड़ के या इन सब चीज़ों को एनालाइज करके वो उसी वक्त बता सकते हैं, लाई डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ। और ये एक स्टडी में भी बोला गया है कि अगर आप बात करें एक ह्यूमन के सामने इंटरोगेशन या एक रोबोट के सामने इंटरोगेशन, तो मोस्टली जो ह्यूमंस होते हैं वो रोबोट के सामने ईजिली अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आप देखिए जो मैं आपको बता रहा था, परसुएसिव टेक्निक लाइक फ्लैटरी, शेम, पुरूज एंड स्ट्रेटेजिकली यूज बॉडी लैंग्वेज, वो बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिकल भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि विद द इंक्रीजिंग सैलरी बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन इन बेटर पुलिसिंग। अगर आप अभी बात करें अराउंड 3% ऑफ द गवर्नमेंट बजट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ये आपका कहाँ जा रहा है, आपका पुलिस में जा रहा है, पुलिस के अकाउंट्स में जा रहा है। अब देखिए अगर आप बात, चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, कुछ इसमें आपको समझाना भी है, चैलेंजेस वगैरह भी वो आपको आगे ही आपके आगे लेक्चर्स में मैं समझाता हूँ। ऑन एन एवरेज अगर आप लास्ट डिकेड की बात करें, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है 15% पर ईयर। क्लियर? तो ये आपको देखना है 15% पर ईयर की स्पीड से आपका बढ़ा है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है पुलिसिंग के साथ। सबसे पहला ये टेक्नोलॉजी लाने के क्या चैलेंजेस है, प्राइवेसी। अगर आप इस प्राइवेसी की बात करें तो आपका के पुट्टोस्वामी जजमेंट आया था आपका, इस जजमेंट में आपकी बात करी गई थी भैया राइट टू प्राइवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, राइट टू प्राइवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपकी प्राइवेसी ही छीन रही है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा बिना आपकी परमिशन के। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे केरला और उत्तराखंड का केस, वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो डाटा है उसको शेयर किया गया था बीच में आपके केरला और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर जो डाटा है वो शेयर किया गया है, तो यही क्या है, आपका प्राइवेसी का हनन बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आप इसमें बात करेंगे मास सर्विलेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप बात करोगे फेस असेसमेंट स्कीम की, या फेस सर्विलांस की। तो इसमें क्या होगा कि आपका फेस डिटेक्शन होगा, जिससे कि आप जहाँ भी जा रहे होंगे, जिस भी जगह पे होंगे, अगर वहाँ पर आप किसी भी सोशल सिक्योरिटी कैमरा की नज़र में होंगे तो आपको वहाँ पर देख लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपकी सारी डेमोग्राफिक डिटेल होती है तो वो पता लगा सकते हैं आप कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, आपकी एज क्या है, आपने क्या एजुकेशन करी है, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें वो पता लगा सकते हैं। और इस वजह से क्या हो सकता है, आपकी प्रोफाइलिंग हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसकी बात करें, एक रिसेंटली आपने 2-3 दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक जो फेस असेसमेंट है उसके बारे में डाटा आया था यूएसए का, और ये बताया गया था कि अगर आप वहाँ पर देखें अफ्रो अमेरिकन एंड एशियन अमेरिकन, तो इन दोनों में अगर आप देखें ऑन एन एवरेज आपका 12% का एरर फाइंड किया गया। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें विद द कॉकेशियन रेस तो आपको एरर वो है वो अराउंड 0.01% मिलेगा। तो ये आप खुद देख सकते हैं, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ भी आपकी जो टेक्नोलॉजी होती है बिकॉज ऑफ देयर एल्गोरिदम दे कैन बी बायस, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैसे ही वर्क करेगी जैसे आप उसकी एल्गो को सेट करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके साथ क्या चैलेंज है, नॉन एडमिसिबिलिटी इन द इंडियन कोर्ट सिस्टम। अगर आप बात करें 2010 में एक केस हुआ था जहां पर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ द कर्नाटका, जहां पर आपका ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू आपका कुछ एविडेंस लाया गया था, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस जो आपके एविडेंस है इनको इनएडमिसिबल बता दिया गया। क्यों इनको इनएडमिसिबल बताया, वहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो आप हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीग्राफ या फिर आप नार्को टेस्टिंग आप कर रहे हैं,
इन सब टेक्नोलॉजी को आप विदाउट द कंसेंट आप नहीं कर सकते। अगर ये सब चीज़ें विदाउट द कंसेंट हुई हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एविडेंस क्या हो जाएंगे, इनएडमिसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक था आपका पहला आर्टिकल। सो अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी इज़ द मेजर कंसर्न। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अपने पावर सेक्टर को देखते हैं, उसने मेजर आपका ग्रोथ देखी है सिंस द इंडिपेंडेंस। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, जैसे हमने बात करी थी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। सभी हाउस होल्ड को आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने में भी सफल हो पा रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। बट साइमल्टेनियसली आप देख पा रहे होंगे कुछ मेजर प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट उनमें से सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के सामने आ रहा है। अगर आप बात करें जितनी भी नेशनल पॉलिसीज़ या स्टेट पॉलिसीज़ हैं, वो मेनली प्रोडक्शन पे एंड ट्रांसमिशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। ये दो चीज़ें जिन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बट दे आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी। अगर आप खुद भी आपके आसपास हाई टेंशन लाइन्स होंगे तो आपने देखा होगा नॉर्मली रूरल एरिया में क्या होता है, वो खेतों के ऊपर से जा रही है। कई कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि घरों के जस्ट ऊपर से निकल रही है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक कभी भी लग सकता है। हाई टेंशन हाई वोल्टेज लाइन से हो जाती है, अगर उनसे शॉक लगा तो इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर बात करी गई है कि हमें सेफ्टी पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर कुछ केसेस में ऐसे रिसोर्स अलॉट भी किए गए हैं तो वो क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है, उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट यूटिलाइजेशन आप नहीं देखेंगे। डेटा की बात करें, एनसीआरबी का डेटा लेंगे अगर इसमें, तो जो फर्टिलिटीज़ है या रेट ऑफ डेथ है पर लैख पॉपुलेशन, वो अराउंड आपका कितना था, 2957 डेथ इन 1990 से बढ़कर कितना हो गया, 15,258 डेथ्स हो चुका है। तो ये ध्यान रखना। हालांकि अगर आप एक दूसरा ट्रेंड देखें जो कि आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी निकाल रही है, वो बता रही है कि नंबर ऑफ डेथ्स आपके रिड्यूस हुए हैं ओवर द ईयर एंड डेथ पर लैख पॉपुलेशन इज इन ऑर्डर ऑफ 0.03 और लोअर। तो ये आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ईजी फैक्ट है कि लाइक हाँ, थोड़ी सी एक इतने बड़े तालाब में आप एक छोटी सी धूप की किरण आपको दिख रही है कि हाँ ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है कि भैया जो डेथ पर लैख है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक अच्छा मूव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अवेलेबल डाटा है उससे हमें समझ आता है कि 90% ऑफ द पीपल हु डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट आर जनरल पब्लिक। अगर आप बात करें जो आपका मोस्टली इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, रूरल एरिया में। जो मैं आपको कह रहा था कि मोस्टली ये क्या होते हैं, आपके फार्म्स होते हैं और यहाँ पर से आपके ऊपर से क्या गुजर रही होती है, हाई टेंशन लाइन्स गुजर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर से अगर रेनी सीजन होता है तो यहाँ पर बारिश पड़ेगी और बारिश पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ही ये बारिश पड़ेगी इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है यहाँ पर, तो जिससे कि पूरे फार्म में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता है। और इन केस कोई अगर इंसान यहाँ पर कांटेक्ट में आ गया तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का क्या हो जाता है, यहाँ पर खतरा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो और अगर इसमें बात करें इन इलेक्ट्रिक टर्म, मोस्ट एक्सीडेंट अकर इन दी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एट नॉन इंडस्ट्रियल कमर्शियल लोकेशन। तो हालांकि ये अच्छी बात है कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल लोकेशन में नहीं हो रही है, बट अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल कमर्शियल लोकेशन आपकी मोस्टली जहाँ पर ये चीज़ आपकी पाई जा रही है। मोस्ट फर्टिलिटीज़ अकर इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्पेशली 11 kV वगैरह, ये आप एक बार देख लेना। द प्राइम रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोक्यूशन इज कॉन्टैक्ट विद दी लाइव वायर, यानी कि ऐसी वायर जिसमें आपका करंट अभी भी फ्लो कर रहा है। तो देखिए अगर आप बात करें करंट फ्लो कर रहा, मतलब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, मोस्टली फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है थ्रू अ वायर, दैट इज कॉल्ड एज योर करंट का फ्लो। नेक्स्ट अगर आप सेकेंड मोस्ट डेथ का कॉज समझे तो वो क्या आता है, आपका फायर रिजल्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। आपने देखा होगा कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया तो उसकी वजह से आग पकड़ लेती है, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है फॉर द डेथ, और ये अराउंड 12% ऑफ द डेथ उससे होती है। अब ये सब चीज़ें क्यों हो पा रही हैं, क्योंकि पुअर डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन में कोई लैक्यूने रह गए हों, इनएडुकेट मेंटेनेंस है, इनएडुकेट प्रोटेक्शन सिस्टम है, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स है। ये आप एक बार को आराम से इन चीज़ों को पता है कैसे बनाना, इस तरीके से बनाना। फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना सेफ्टी मेजर्स, यहाँ पर लिखना भैया एक पुअर डिज़ाइन।
देखिए जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपकी जो आंसर कॉपी है वो बहुत और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, जिससे कि आपको ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, हमें क्या क्या रखने चाहिए, सेफ्टी रेगुलेशन हमें रखनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिस्टम को ये बोला गया है कि वो सेफ्टी ऑफिसर्स को भेजें पीरियोडिक सेफ्टी ऑडिट्स के लिए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते। उनका जो मेनली फोकस होता है वो किस पे होता है, रेवेन्यू कलेक्शन पे होता है, फॉल्ट रिपेयर पे होता है, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी तरफ है। एक बार आप इनको पढ़ लेना, बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। हालांकि अगर आप इसमें वे फॉरवर्ड की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंसर्न या पब्लिक इंटरेस्ट चैलेंज विच मे बी मेट ओनली थ्रू कंडीशनल एक्शन इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर। जब तक सारे स्टेक होल्डर ना मिले, फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकता है, एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, फिर बीच में आपके डिस्कॉम्स होंगे, सॉरी ये तो यही होगी पावर जनरेशन कंपनी, फिर आ गए आपके डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, नेक्स्ट आ गए आपके कंज्यूमर। क्योंकि देखिए सिर्फ इन दोनों के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होती, कंज्यूमर लेवल पे भी प्रॉब्लम होती है, ये भी हमें समझना चाहिए। सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारी वजह से हो रही हैं, जो कि आपको समझनी भी चाहिए और उसका जो सॉल्यूशन है वो आप ही लोग निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कंज्यूमर के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हम क्या करते हैं, बीच में से फॉर एग्जांपल हाई टेंशन लाइन जा रही है, वहीं से हम करंट के ऊपर क्या लगा देते हैं, उसको अगर आप लोकल भाषा में बोले तो कट लगा देते हैं, जिससे कि आपका क्या होता है मीटरिंग नहीं हो पाती, मीटरिंग में वो करंट नहीं दिखता, बट आप इजीली करंट को यूज़ कर पा रहे हो। ये मोस्टली रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, बट अगर ये चीज़ें ना करी जाए तो हमारे लिए ही बेटर है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट लगने का आपको खतरा हो सकता है। तो आपको सेफ्टी मेजर्स लाने चाहिए, आपको प्रोफेशनल रखने चाहिए जो आपको उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में, यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगे। द नीड ऑफ द आवर इज द नेशनल प्रोग्राम टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर विद द क्लियर स्कोप ऑफ वर्क, सफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर रोबस्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए मैकेनिज्म का, आपको ये चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर आप बात करें एनआईए के बारे में बात करेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए रिसेंटली द हिंदू में न्यूज़ में आई है, बट अगर आप बात करें इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है। ये इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इस्टेब्लिश किया गया, बैकग्राउंड क्या था, 26/11 का हमला जो कि हुआ था 2008 में। आपने सबको पता होगा कि बहुत ही एक हॉरिफाइंग मूवमेंट था इंडिया के लिए जब 26/11 का हमला हुआ था। तो मुंबई में जितने लोग रहते थे उनको तो बेशक याद ही होगा, हालांकि पूरे इंडिया को पता है वो क्या था। तो उसी के बैकग्राउंड में आपका क्या बनाया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी। ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है सारे ऑफेंस जो कि आपके किससे रिलेटेड हो, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट ऑफेंस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग केसेस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ एनआईए। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन केसेस की लिस्ट दे दी जाएगी, आपको वहाँ पर एमसीक्यू में मार्क करना होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें और अगर बात करें, दीज इंक्लूड टेरर अटैक्स एंड देयर पॉसिबल लिंक विद क्राइम लाइक स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, drugs, fake Indian currency, infiltration from across the border. Agency has the power to search, seize, arrest and prosecute those involved in such offence. इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है, बाकी इसके रीजनल ऑफिसेज बहुत जगह है, वो मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि मेनली हमें हेडक्वार्टर से मतलब होता है। द लॉ अंडर विच एजेंसी ऑपरेट एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एनआईए है उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट, देखिए टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है होल ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट इसकी बात करी गई है अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। होल ऑफ इंडिया की तो है यहाँ पे इंडियन सिटीजन। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर इंडियन सिटीजन की बात करिए आउटसाइड द कंट्री, तो मैं दो आपको ऐसे नाम बोल रहा हूँ जो आपको बताने हैं, क्या वो एनआईए के एम्बिट में आएंगे कि नहीं आएंगे। एक तो आपकी बात करी जाएगी यहाँ पे एनआरआई की, सेकंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर इनको अगर आप अभी बोले ओआईसी होल्डर, ठीक है, ये आपको बताने हैं ओआईसी कार्ड होल्डर, ओरिजिन ऑफ इंडियन, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्या ये दो लोग आपके
NIA के एम्बिट में आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी अगर बात करें पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेदर दे आर पोस्टेड, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें IFS ऑफिसर, ये जितने भी आपके फॉरेन कंट्री में हमारी एम्बेसीज में लोग हैं ना, तो वो सब भी क्या होंगे आपके NIA के एम्बिट के अंडर में आएंगे। पर्सन ऑन शिप्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप बात कर सकते हैं इंडियन नेवल ऑफिसर, या फिर आप बात कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर, जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पे स्टाफ है वो सब, या फिर आप बात कर सकते हैं मर्चेंट नेवी, इन सब पे आपका NIA लगेगा। एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, चाहे वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलिए आप एक प्लेन में बैठे हैं और आप इंडिया से बाहर हैं इस समय, तो नॉर्मल लॉज आप पे वहाँ पे अप्लाई नहीं होते, बट NIA के लॉज आप पे अप्लाई वहाँ पर भी होंगे। पर्सन वेदर दे मे बी पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल ऑफेंस बियॉन्ड द इंडिया अगेंस्ट इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आप गोल्स आप एक बार खुद से पढ़ लेना, क्योंकि गोल्स ऑब्जेक्टिव ये ऐसी चीज़ है जो आप खुद से पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। इनमें मैं अगर पढ़ाऊँगा भी तो कोई इनका फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ वहाँ पे डिक्टेट ही करना है, उसमें मैं कुछ आपको नया नहीं समझा सकता। तो गोल्स आप नोट से खुद पढ़ लेना। इनको देखो गोल्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, गोल्स को बस आपको समझना है कि क्यों इनकी बेसिक्स काम क्या है। नेक्स्ट आप बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंट अमेंडमेंट इन NIA एक्ट ऑफ 2019। NIA अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, इसने क्या करा है, ओरिजिनल 2008 के एक्ट को अमेंड किया है। देखिए अब इसमें क्या क्या ऑफेंसेस को और डाल दिया गया है। ऊपर आप पढ़ ही चुके थे कुछ ऑफेंस, और कुछ ऑफेंस इसमें डाले गए हैं। वो क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफेंस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट। काउंटरफिट करेंसी क्या हो गई आपकी, फेक करेंसी, ये आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म ऑफेंस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1908, ये आपको ध्यान रखना है कि नए क्या डाले गए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि NIA के एम्बिट में कौन कौन से केसेस आ सकते हैं या किस किस चीज़ों पे NIA इन्वेस्टिगेट करेगा, पहला ये हो गया। सेकंड इसमें केस हो सकता है कि ओरिजिनल एक्ट के हिसाब से NIA किन किन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट कर सकता था। ये दो क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहला अभी कितने पे कर सकता है, सेकंड ओरिजिनली कितनों पे कर सकता था। तो NIA के बारे में इतना ही पढ़ना था हमें। अगर आप बात करें, ये एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। काई चटनी, उड़ीसा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है फॉर द काई चटनी, ताकि उसका क्या मिल सके, आपको GI टैग मिले। अगर आप GI टैग के बारे में बात करेंगे, GI टैग वुड हेल्प अ स्ट्रक्चरल हाइजीन प्रोटोकॉल इन द प्रिपरेशन ऑफ काई चटनी। ठीक है, मोस्टली आपको क्या याद रखना है, एग्जाम में आपका आएगा काई चटनी, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ से रिलेटेड है, आपका उड़ीसा से। सेम आपको एक और चीज़ याद रखनी है, उड़ीसा से एक और चीज़ बहुत फेमस हुई थी आपकी, रसगुल्ला। देखिए अगर आप नॉर्मली लॉजिक लगाएंगे तो रसगुल्ला आपको सीधा सीधा कहाँ से याद आएगा, सीधा सीधा वेस्ट बंगाल से याद आएगा कि भैया रसगुल्ला तो वहीं का फेमस है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसके GI टैग की बात करेंगे तो GI टैग उसका कौन ले जा चुका है, आपका उड़ीसा। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको, GI टैग फॉर दी उड़ीसा रसगुल्ला, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल में भी आपके रसगुल्ला को GI टैग है, वो आपके कौन से रसगुल्ले को होगा, वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले को होगा। नेक्स्ट व्हाट इज काई चटनी, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का मैं बताऊँ तो काई चटनी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वीवर एंड आर पॉपुलर इन उड़ीसा मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट अमंग द पीपल, मोस्टली ट्राइबल पीपल इसे यूज़ करते हैं। व्हेन रिक्वायर्ड लीफी नेस्ट ऑफ आर्म्स आर प्लग्ड फ्रॉम देयर होस्ट ट्री एंड कलेक्टेड इन द बकेट ऑफ वाटर बिफोर सॉर्टिंग एंड सेपरेशन फ्रॉम द लीव्स एंड डेब्रिस। तो मोस्टली ये किससे बनाई जा रही है, आपकी वीवर आंट से बनाई जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं तक का आज का एनालिसिस। तो इसमें हमें आपको कुछ और अनाउंसमेंट भी करनी है कि देखिए हमारा एक ऑनलाइन ऐप भी आया है अलायंस क्लासेस नाम से, तो जो भी हमारे स्टूडेंट है वो तो डाउनलोड मार ही रहे हैं। अगर उनके अलावा कोई और बच्चा भी देख रहा है तो वो भी डाउनलोड मार सकता है, वो भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें UPSC बैच में एनरोल कर लेंगे। शुरू में हम आपको कुछ फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, तो उनको आप जरूर देखना क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज का एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।